बीदर जिले के गोटा गांव में 8 मई 1948 की सुबह अभी अंगड़ाइयां ही ले रही थी। सुबह के सूरज के साथ कुओं पर पनिहारिनों की और पगडंडियों पर दूध वालों की आवाजाही बढ़ रही थी। सिर्फ 10 महीने पहले सदियों की गुलामी से आजाद हुए भारत के इस गांव में सब कुछ खुशहाल लग रहा था। पर नहीं, ये कोई आम सुबह नहीं थी। अचानक सब बदलने लगा। निजामाबाद से आते हुए कच्चे रास्ते के पार धूल के कुछ गुबार सूरज को ग्रहण की तरह निकल रहे थे। हर गुजरती घड़ी के साथ वे काले बादल घने से घने होते जा रहे थे, जैसे अंतरिक्ष में राहु सूरज को निगलता जा रहा हो। रजाकारों का लीडर था आजम अली। घुड़सवारों की उस दल की अगुवाई करते हुए वो सबसे आगे था। उसके बाएं हाथ में पकड़ी हुई जंगल कार्बाइन राइफल हवा में लहरा रही थी। बहुत शौक चढ़ा है इन्हें तिरंगा फहराने का। आज निजाम के मुल्क से तिरंगे और तिरंगा फहराने वाले हर हाथ को हम उखाड़ कर फेंकेंगे। उनकी कमर और कंधों पर कारतूसों की फेटी लिपटी हुई थी। अपनी अपनी राइफल तैयार रखो। बिल्कुल हुजूर, जब से कार्बाइन राइफल की सप्लाई मिली है तब से इस खिलौने से खेलने के मौके का इंतजार ही हो रहा है। आज पता चलेगा कि कितनी जान है इसमें। दूसरे विश्व युद्ध में उपयोग होने वाली आधुनिक कार्बाइन राइफलों और अंग्रेजी स्टाइल की एनफील्ड राइफलों का बड़ा सा जखीरा पहने हुए दनदनाते हुए वे घुड़सवार गांव में घुस गए। जहीर, तुम्हारी टुकड़ी पीछे से घेरा डालेगी और इन्हें सामने से घेरेंगे। आजम के आदेश पर आधे घुड़सवार दूसरी ओर निकल गए और खुद आजम अपनी टुकड़ी के साथ गांव के केंद्र की ओर बढ़ चला। लोगों को अंदाजा हो चुका था कि आने वालों के इरादे नेक नहीं है। चारों ओर भगदड़ मची हुई थी। सब के सब या तो अपने घरों में पहुंचना चाहते थे या गांव से बाहर निकलने की ताक में थे। चारों तरफ से घेर लो और अपने अपने बंदूक तान लो, कोई भाग ना पाए। रजाकार अपने घोड़े दौड़ाते हुए सारे गांव को घेरते हुए गांव वालों को बंदूक की नोक पर एक और ठेलने लगा। गांव के मर्दों को मवेशियों की तरह हाँकते हुए आजम एक बड़ी सी हवेली के सामने ले गया। चलो खड़े हो जाओ एक सारी लाइन से। कोई चूचुपड़ नहीं करेगा, कोई भागने की कोशिश। इस बीच एक नौजवान ने खेतों की तरफ दौड़ दी। कुछ जवान और बूढ़े हिम्मत करके आगे आए और आजम के पैरों के आगे झुककर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए। हमें छोड़ दीजिए हुजूर, हमारे छोटे छोटे बच्चे घर पर हमारा रास्ता देख रहे हैं। हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा आपका और अब बिगाड़ भी नहीं सकोगे। याद रखो, ये मुल्क निजाम का है, ये रजाकारों का मुल्क है। जो भी हमारी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा उसका और उसके सारे खानदान का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। आजादी के इस दिन इस गांव में तिरंगे के रंग की पतंग उड़ाकर भारत की आजादी की खुशियां मनाई गई थी, जिसका बदला यूं लिया गया कि औरतों से बदसलूकी की गई, घरों को आग के हवाले कर दिया गया, मवेशियों को काट काट कर गांव के कोने कोने में तड़पता छोड़ दिया गया। जवान, बूढ़े, औरतें और बच्चे सभी उस अफरा तफरी में इधर से उधर जान बचाकर भागने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन निजाम की शहपाए हुए रजाकारों ने गोरटा को चारों ओर से घेर रखा था। अपनी राइफल हवा में लहराते हुए रजाकार आजम के इशारे पर एक के बाद एक खिलौने कांड कर रहे थे। सुना है आजादी के शौक चलते बहुत तिरंगा फहराया था तुम लोगों ने। तिरंगे का मतलब समझते हो? तिरंगे का मतलब है बगावत, निजाम के खिलाफ बगावत। अब भारत वालों को खबर मिलेगी कि हैदराबाद पर नजर डालोगे तो क्या होगा। गोरठा की वो सुबह गांव वालों के लिए कभी खत्म न होने वाली अंधियारी रात में बदल गई। लगभग 10 दिन के बाद 17 मई 1948 को हैदराबाद में भारत के राजदूत कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने गोरठा की हालत का जायजा लिया। जल्द ही रजाकारों का संदेश दिल्ली में गूंज रहा था। जो मैंने वहां देखा वो मंजर दिल दहलाने वाला था। एक जख्मी आदमी और 3 बूढ़ी औरतों के अलावा वहां कोई नहीं बचा था। सारा गांव और उसके आसपास का इलाका बहुत दूर से ही बदबू के झोंके छोड़ रहा था। सैकड़ों मवेशी अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए पानी के एक कतरे के लिए तड़प रहे थे। जानवरों की सड़ती गलती लाशों हर और बिखरी हुई थी। हर तरफ इंसानी नरमुंड, हड्डियां और अधजली लाशें मिलती थी। सारा गांव जले सड़े हुए मांस की बदबू से भभक रहा था। तुष्टीकरण बंद करो, तुष्टीकरण बंद करो। निजाम की तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 8 दिन बाद 25 मई 1948 को संसद भवन के बाहर भारत के नरम रुख से नाराज लोगों की रैलियां निकल रही थी।
लोग भारत के नेतृत्व की ओर से कोई मजबूत निर्णय देखना चाहते थे। ऐसे में जिन सरदार पटेल से सबकी उम्मीदें बंधी थी, वे जनवरी में हुई गांधी जी की हत्या के बाद बुझे हुए मन से दंगों और कत्लेआम के नजारों का बोझ ढोते ढोते मार्च में दिल के दौरे का शिकार होकर देहरादून में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। भारत सरकार के राज्य सचिव और भारत के एकीकरण में सरदार पटेल के सबसे बड़े सहयोगी वीपी मेनन उनके सिरहाने बैठे हुए सरदार पटेल के अगले निर्देश लेने आए थे। मेनन जी, लगता है जल्दी ही बापू से मिलने का मेरा भी वक्त आने वाला है। जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया है, जितना हो सकेगा और करूंगा, लेकिन आपको जल्दी ही कुछ बड़ी जिम्मेदारियां लेनी होगी। अभी नहीं सर, अभी तो देश आपका रास्ता देख रहा है। हैदराबाद के प्रधानमंत्री लाइक अली माउंटबेटन से मिलने वाले हैं। मुलाकात उनकी पंडित जी से भी होगी। इस मौके पर आपको इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है। मैं तो यहाँ हूँ, बात तो अब आपको करनी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, लाइक अली का इरादा क्या है? पंडित जी को उम्मीद है कि लाइक अली से भारत में विलय की शर्तों पर बात हो सकती है, लेकिन जैसा आपने कहा था, रक्षा मंत्रालय से बलदेव सिंह जी ने टेढ़ी उंगली से घी निकालने की भी तैयारी कर रखी है। मेरे हिसाब से तो लाइक अली पंडित जी से नहीं, माउंटबेटन से मिलने आ रहे हैं। आपका अंदाजा सही है। माउंटबेटन की पोस्टिंग का वक्त खत्म होने वाला है। जून में वे भारत से चली जाएंगे। लाइक अली चाहते होंगे कि माउंटबेटन इंग्लैंड जाकर निजाम की तरफदारी करे। वो तो होने वाला नहीं है। माउंटबेटन को मैं जानता हूँ, वे निजाम को विलय करने की ही सलाह देंगे। अगर लाइक अली खाली हाथ जाकर निजाम को विलय की सलाह देंगे तो कासिम रिजवी उन्हें जीने नहीं देगा। लाइक अली की किसे पड़ी है? दुख तो इस बात का है कि रजाकार फिर से सारे हैदराबाद में कत्लेआम मचाएंगे और जब तक विलय नहीं होगा तब तक भारतीय पुलिस अपने ही लोगों का बचाव भी नहीं कर सकती। हमारे पास ऐसे कत्लेआम रोकने की ताकत होनी चाहिए। हमें हैदराबाद के भारत में विलय से कम कोई शर्त नहीं माननी चाहिए। तो कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है? लाइक अली की हर मीटिंग में आप जरूर रहिए। पंडित जी को मैं लिख दूंगा। लाइक अली चाहे कुछ भी कहे, लेकिन विलय से कम पर कोई राजीनामा नहीं होगा। जी, लेकिन वे भी नहीं मानेंगे और हैदराबाद में हालात बिगड़ेंगे तो। लाइक अली के सामने ये एक बात अब साफ हो जाना चाहिए। वे चाहे तो भारत सरकार से मिलना जुलना और चाय पानी जितना चाहे करते रहे, लेकिन हैदराबाद में शांति बनाए रखना उनकी ही जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी निभाने में वे कोताही नहीं कर सकते, वरना फिर भले ही भारत समझौते के हिसाब से कोई सैनिक कार्यवाही करे या ना करे, लेकिन भारतीय पुलिस के सामने कत्लेआम हो और भारतीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, ये उम्मीद उसे नहीं करना चाहिए। सरदार पटेल ने बेहद सधे हुए शब्दों में अपनी बात कही और सीधे वीपी मेनन की आंखों में देखा। सरदार पटेल जानते थे कि मेनन उनकी बात अच्छी तरह समझ रहे हैं। जैसा आप चाहे। मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करना होगा। आपके जाने के बाद मैं बलदेव सिंह जी को इस बारे में चिट्ठी लिख दूंगा, ताकि डिफेंस मिनिस्ट्री भी अच्छे बुरे हर नतीजे के लिए तैयार रहे। मेनन के माथे पर गहरे बल पड़े हुए थे। सरदार पटेल ने उनसे जो जिम्मेदारी लेने को कहा था, वो इतिहास का रुख बदल सकती थी। मेनन कुछ देर चुप रहकर जैसे अपने आप को तैयार करते रहे। फिर सरदार पटेल के चेहरे पर पक्के इरादे देखकर उठ खड़े हुए। अब अगर लाइक अली नहीं मानते हैं तो ऑपरेशन पोलो। सरदार पटेल ने अपने पास रखा हुआ पैड अपने पास खींचा, कलम उठाई और चिट्ठी लिखने लगे। सरदार जानते थे कि रजाकारों के पाप का घड़ा भर चुका है। ये लाइक अली और निजाम के पास बात को समझने का आखिरी मौका था। मेनन सरदार के कमरे से निकलकर कुछ सोचते हुए चले जा रहे थे। पिछले दिनों में उन्होंने बहुत खून खराबा देखा था, लेकिन कहीं न कहीं सरदार पटेल से मिलने के बाद वे देख पा रहे थे कि रजाकारों को उनके किए की सजा मिलने वाली थी। उनके चेहरे पर एक हल्की